हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म शुरू करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्टली हम लोग अकाउंट्स के अंदर अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म से शुरू करेंगे, ना कि थ्योरी वाले चैप्टर से, क्योंकि अगर आप लोग अकाउंट्स के बेसिक टर्म से फैमिलियर नहीं होंगे तो आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ओके क्लास, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कुछ अकाउंटिंग टर्म शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म हम लोगों के लिए आती है एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी हमारे लिए एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जिसके अंदर हम बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी दोनों की बात करते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है। बिजनेस एंटिटी हमारी बेसिकली इसलिए होती है ताकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन बिजनेस एंटिटी वो वाली एंटिटी होती है जिसमें मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, लाइक फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये हमारी नॉन बिजनेस एंटिटी होती है, ठीक है। और बिजनेस में हमारा मोटिव होता है कि प्रॉफिट हमें अर्न करना है। कोई भी कंपनी होगी उसका मोटिव क्या होगा कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है। उसके बाद में बात आती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे लिए एक इकोनॉमिक इवेंट होता है जिसके अंदर हमारी दो पार्टीज आती है जो इनिशिएट करती है अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है ये हम लोग आगे की अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर सीखेंगे। इसके बाद में इसके अंदर हमारी मॉनेटरी टर्म्स वगैरह आती है। इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले एक तो हमारी कुछ होती है इंटरनल ट्रांजैक्शंस और एक हमारी होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। इंटरनल ट्रांजैक्शंस मतलब कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस, और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो वाली ट्रांजैक्शंस होती है जो हमारी फर्म के बाहर होती है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। उसके बाद में अगर अब बात करें कि ट्रांजैक्शन तो हो गई, दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन तो हो गई। अब ये दो चीज़ों से हो सकती है। एक तो हो सकती है कैश ट्रांजैक्शन कि आपने जब पैसे दिए और काम खत्म हो गया, ठीक है। एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहां पर हम लोगों के लिए डेटर्स और क्रेडिटर्स बनते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स टर्म्स आप लोगों को मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले इतना याद रखना, क्रेडिट मतलब होता है कि उधारी पे आप लोगों ने कोई चीज़ परचेज या सेल करी है, ठीक है। तो दो चीज़ है, कैश और क्रेडिट। कैश मतलब होता है आपने कैश में जब डील कर लिया पैसे देके, और एक होता है क्रेडिट जहां पर आप उधारी पे डील करते हो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अकाउंट की। अकाउंट मतलब होता है, अकाउंट बेसिकली क्या होता है? ये एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन तो होता है जिसके अंदर हम दोनों कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को लिखते हैं। अभी के लिए जस्ट आप याद रखना, ये हमारा एक टी शेप में अकाउंट बनता है। इसको हम एक टी शेप अकाउंट बोलते हैं जिसके अंदर हमारी एक साइड तो होती है डेबिट की, एक साइड होती है हम लोगों के लिए क्रेडिट। जो हमारी राइट वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, और जो लेफ्ट वाली साइड होगी हम उसको बोलते हैं डेबिट। इसके अंदर हम अपने एक्सपेंसेस वगैरह सबको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, कौन सी चीज़ डेबिट होगी, ये हम लोग अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। बस अभी आप लोगों को ये याद रखना है, अकाउंट एक टी शेप फॉर्म में बनता है जिसकी एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है हमारे लिए क्रेडिट। डेबिट साइड में हम लोग बेसिकली जो भी हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस या लॉस होते हैं, यानी कि जो भी अमाउंट हमारी डिडक्ट होनी है वो सारी हमारी डेबिट साइड पर आएगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लोगों के लिए डेबिट साइड पर आएगी, और जो भी हम लोगों के लिए इनकम और गेन होगा, इनकम्स और गेन्स हम लोगों के लिए कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पर, ओके। उसके बाद में अब बात आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हम लोगों के लिए एक अमाउंट होती है जो कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एक एंटरप्राइज में एक प्रोप्राइटर के द्वारा। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर मतलब होता है जो हमारा ऑनर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक फर्म का, एक ऑनर, एक बिजनेस का जो भी ऑनर होता है हम उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो कि अपना अमाउंट जो होता है, मनी जो होता है वो इन्वेस्ट करता है, कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। कैपिटल मतलब होता है कि जो भी मनी, एसेट्स या कोई भी चीज़ की जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है एक ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल के दूसरे भी नाम होते हैं ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब बात आती है कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब बात आती है एसेट्स और लायबिलिटीज की, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। बस ये याद रखना कि ऑनर जो भी अपना पैसा एक एंटरप्राइज में लगाता है, एक फर्म में लगाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एसेट्स अभी के लिए याद रखो तो एसेट्स हमारे लिए होता है कि पैसा ही हमारे पास है, लायबिलिटीज मतलब ये हमारे पास से जाना है। अब बात आती है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब होता है जो कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट करा है, जो कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट करा है, लेकिन उस कैपिटल में से वो जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया।
पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब बात आती है एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एसेट्स क्या है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स हमारे लिए वो एक एंटरप्राइज के लिए, एक एंटिटी के लिए वो चीज़ होती है जो कि हम लोगों को बेनिफिट देती है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर में जो भी हमारे को बेनिफिट देगा हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। अब एसेट्स ना हमारे लिए 3 तरीके की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। अब बात आती है कि भाई नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। नॉन करंट एसेट्स बेसिकली हम फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं, जो कि हम लॉन्ग टर्म तक के लिए अपने साथ चलाने वाले हैं। उसमें ये नहीं होता कि हमें 1 साल के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास टाइम होता है, उसमें ये फोर्सफुली नहीं होता कि हमें 1 साल के अंदर इसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये नॉन करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स होती है जो कि एंटरप्राइज के पास होती है, इस पर्पज से नहीं होती कि वो रीसेल करेगा, बट वो या तो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा या फिर वो जो भी हमारा बिजनेस है उसको रन करने में हमें हेल्प करेगा, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स का एक एग्जांपल आता है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अनदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट्स पे भी अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स भी ना हमारी बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। कैसे, अगर हम लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हमें एसेट्स की नीड होती है, तो वही हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स होता है, जो कि हमने परचेज तो हम ही ने की है वो एसेट्स, लेकिन हमारा उसमें मोटिव ये नहीं है कि हमें वो मशीनरी बेचनी है, वो एसेट ही बेचनी है, ठीक है। उसमें हम लोग बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी उस चीज़ की बढ़ाते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स हमारे लिए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। अब जो हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स वो वाली एसेट्स होती है जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम इसको ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब बात आती है गुडविल क्या होता है। गुडविल होता है एक तरीके से रेप्यूटेशन ऑफ फर्म या रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, किसी भी चीज़ की रेप्यूटेशन होना। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे नियर बाय में कोई पूछ ले कि यहाँ पर कोई स्वीट शॉप कौन सी अच्छी है, ठीक है, अगर कोई भी लोकेलिटी है, कोई भी बोल दे यहाँ पर शिमला की जो स्वीट्स है वो बहुत अच्छी है, तो एक तरीके से सामने वाले के मन में ना उसके लिए गुडविल बनी हुई है, ठीक है। अब उस चीज़ को ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिसमें अकाउंट्स में हम इसकी वर्थ लगाते हैं कि ये कितने का होगा। नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बोले तो विद इन 1 ईयर कैश या कैश इक्विवेलेंट में चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने कोई भी गुड्स खरीदे थे रीसेल करने के लिए और उस पर प्रॉफिट अर्न करना, मान लो मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 120 में बेच दी, तो इसमें हमारा मोटिव होता है कि भाई उन करंट एसेट से हम लोग कैश में चेंज कर लेते हैं और उसमें हमारा मोटिव होता है कि भाई हमें बस प्रॉफिट मिल जाए। अब बात आती है एक फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो ना ही तो हमारे लिए टेंजिबल है और ना ही इनटेंजिबल है। इनका जो लॉसेस होता है वो रिटर्न ऑफ करने में हम लोगों को 1 साल से ज़्यादा का पीरियड लग जाता है। इसका एक इकलौता एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हम लोग बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो होता है वो बहुत बल्क में होता है, हम उसका जो भी रिटर्न डाउन होता है ना उस एक्सपेंस को पर्टिकुलर उस हेड में नहीं करते, पर्टिकुलर उस ईयर में नहीं करते, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड का टाइम लग जाता है। अकाउंटिंग पीरियड में अभी आपको बताऊंगी कि क्या होता है, बट ये याद रखना कि फिक्टिशियस एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो ना ही तो टेंजिबल है और ना ही इनटेंजिबल है, इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड का टाइम लगता है। अब बात आती है लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ क्या होती है, लायबिलिटीज़ मतलब होता है जो बेसिकली ऑनर को बाहर पैसा देना होता है। अब ये 2 तरीके की लायबिलिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी मतलब होती है जो ऑनर के पास, ऑनर के फर्म जो ऑनर को देगा वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि जो एक तरीके से पैसा है वो ऑनर ने लगाया होता है अपने फर्म के अंदर, ठीक है, ऑनर ने अपने फर्म के अंदर लगाया हुआ है। अब भाई उसको इन रिटर्न भी तो चाहिए ना, उन्होंने इतने एसेट्स वगैरह लगाई है, इतना कैपिटल वगैरह लगाया है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन, जो फर्म एक तरीके से प्रॉफिट अर्न करके देती है। अब एक बात आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब होता है जो भी क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, मतलब बाहर से हमने किसी से सामान लिया, किसी से उधारी पे सामान लिया, मैंने कोई चीज़ परचेज करी बट मैंने उसको भी पैसा नहीं दिया,
ठीक है, तो वो क्या हो गए क्रेडिटर्स की, हमें बाहर जिसका भी पैसा देना होता है हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है हम लोगों के लिए, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमारा चार्ट है जिसके अंदर अगर हम बिजनेस के रिलेशनशिप पे देखें तो दो चीज़ें, इंटरनल और एक्सटर्नल, और ड्यूरेशन पे देखें तो करंट और नॉन करंट। इंटरनल वही जो फर्म के अंदर वाली ट्रांजेक्शन्स हैं, इंटरनली जो भी लायबल होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर के जो भी, बाहर जिसको भी हमें पैसा देना है। और ड्यूरेशन पे करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट पे बात करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं और करंट को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी वो वाली लाइबिलिटी होती है जिसको पे करने के लिए हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम होता है। ये हम एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलते हैं। अगर मैंने बैंक से पैसा उठा लिया, हम लोगों ने बैंक से पैसा लिया, लेकिन वो विद इन 1 ईयर पेड नहीं करना, वो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है उसको पेड आउट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी वो वाली लाइबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर पेड करनी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग, या अगर हम क्रेडिटर्स बने हैं तो उसको हमें 1 साल के अंदर पेड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंसेस वो होते हैं कि रिवेन्यू, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हमारे खर्चे होते हैं। अब ये हमारे खर्चे जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक और चीज़ याद रखना, जो भी एक्सपेंस है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट क्या होता है ये आप लोगों को अभी जस्ट एक नाम याद रखना है कि एक्सपेंस हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी अभी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की। प्रीपेड एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो कि हम लोग एडवांस में पेड कर देते हैं। ये हम लोगों के लिए एक तरीके से एसेट होती है कि हमने पैसा हमने पहले दे दिया, अब हम इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अब बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब होता है आपने कोई चीज़ यूज़ कर लिया बट अभी उसका अमाउंट जो है ड्यू है। आपने यूज़ कर लिया बट अभी उसका अमाउंट क्या है, ड्यू है, जो कि आपका अकाउंटिंग ईयर भी कंप्लीट हो गया लेकिन आपने अभी तक पेड ही नहीं करा, यानी कि आपने यूज़ कर लिया बट अभी तक उसको पेड नहीं करा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो वाले होते हैं जो कि हम एडवांस में पे कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है अवेलेबल कि हम भाई उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं और जो हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। अब बात आती है रिसीट्स की। रिसीट्स क्या होते हैं? रिसीट्स हम लोगों के लिए दो तरीके के होते हैं, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग जितना भी अमाउंट रिसीव्ड करते हैं हम उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। जैसे कि कोई भी सेल करा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, हमने गुड्स बेचे और सर्विसेज को रेंडर किया, उस पर जो अमाउंट हम लोगों को रिसीव हुआ, जो बिजनेस पर्टिकुलर उस चीज़ पे डील कर रहा है और उस पर अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड हुआ, जैसे कि सेल परचेज करने का हम लोगों का काम है, कोई भी गुड्स वगैरह बेचने का हम लोगों का काम है, या किसी भी चीज़ की सर्विसेज का काम है, तो उस पर जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ बेसिकली हम उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। अब बात आती है कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स वो चीज़ होती है जो कि रिवेन्यू नेचर की नहीं है, उस चीज़ में बिजनेस डीलिंग नहीं करता बट स्टिल कोई अमाउंट हम लोगों को रिसीव्ड हुआ। जैसे कि हमारा काम था, सब छोड़ो, एक मशीनरी थी, ठीक है, मशीनरी से जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते थे, एक मशीनरी थी, उस मशीनरी से जो भी गुड्स हमारे मैन्युफैक्चर्ड होते थे वो हम लोग सेल आउट करते थे, ठीक है, लेकिन उस मशीनरी में कोई दिक्कत आ रही थी जिस वजह से हम लोगों ने उस मशीनरी को ही सेल कर दिया। अब जो बिजनेस का काम था वो था उस मशीनरी से बना हुआ प्रोडक्ट सेल आउट करना, बट हमने क्या सेल आउट कर दिया, मशीनरी। तो वो जो प्रोडक्ट हम लोग सेल आउट करते हैं उससे जो पैसा हम लोगों के पास आता है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। लेकिन जो अमाउंट जो हमने मशीनरी सेल आउट करी, उसका प्रोडक्ट नहीं, जो हमने मशीन ही सेल कर दी, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसीट। वो हमारे लिए रिवेन्यू नेचर का नहीं था, वो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। कुछ भी हो सकता है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बट फिक्स्ड एसेट्स हम लोगों ने इधर सेल कर दिया, इधर हम वो वाले गुड्स बेच रहे थे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से सेल करता है, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है कोई भी अमाउंट हम लोग खर्च करते हैं या कोई भी लायबिलिटी बनती है ताकि हम लोग परचेज कर सकें एसेट्स, गुड या फिर कोई भी सर्विसेज के लिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर हम चीज़ों के लिए कोई भी खर्चा वगैरह कर दिया जिसमें हमारी लायबिलिटीज़ भी अराइज हो सकती है, बढ़ सकती है। अब ये भी तीन कैटेगराइज होते हैं, एक होता है कैपिटल, रिवेन्यू और डेफर्ड। अब तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या होता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम लोगों के लिए ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसमें हम लोग अपनी एसेट्स पे खर्चा करते हैं। कोई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो हम लोग खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एसेट्स बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में फर्म की इनकम को जनरेट करता है, ठीक है। कोई भी हमने मशीनरी खरीदी वो क्या करेगा, फर्म की इनकम को जनरेट करेगा। अब बात आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि उसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी हम खर्चा कर रहे हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाएगा उसी पर्टिकुलर ईयर में। कोई भी ऐसा खर्चा जो उसी पर्टिकुलर ईयर में हम लोगों ने करा है और वो उसी पीरियड में कंज्यूम्ड हो जाता है। इस वाले केस में क्या था कि वो इनकम बढ़ाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है कि वो कंज्यूम्ड हो जाएगा एक ही विद इन दिस अकाउंटिंग पीरियड में भी बताती हूँ। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हम लोगों ने फिक्टिशियस एसेट्स में पढ़ा था कि जो ना तो टेंजिबल हो ना ही इंटेंजिबल हो, जिसका एक एग्जांपल था डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाले एसेट्स होते हैं जिसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। इसको हमें रिटर्न ऑफ करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है। इसका जो भी लॉस वगैरह होगा या जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको हम लोगों को रिटर्न ऑफ करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का अकाउंटिंग पीरियड का टाइम लगता है। इसका एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे जो भी हम लोगों का खर्चा होगा। अब बात आती है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम होता है जो भी प्रॉफिट अर्न करा गया है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रिवेन्यू, जो भी हम लोगों के पास पैसा आया, कोई भी अदर इनकम, फिक्स एसेट जैसे सेल कर दी उस पर जो पैसा आया उसको हम बोलते हैं अदर इनकम। और अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया कि मान लो कि मेरे पास 500 रुपये का रिवेन्यू आया, 300 रुपये अनदर इनकम हो गई, तो ये हो गया 800। अब इसमें से 200 के मेरे एक्सपेंसेस थे तो 600 का हम लोगों को क्या हो गया? इनकम। इनकम बेसिकली जितना भी एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू जितना ज़्यादा है एक्सपेंसेस के ऊपर उसको हम बोलते हैं इनकम। फिर बात आती है प्रॉफिट क्या होती है। प्रॉफिट मतलब होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कोई भी चीज़ याद रखना, प्रॉफिट का दूसरा नाम नेट इनकम भी होता है, प्रॉफिट का दूसरा नाम नेट इनकम भी होता है। अब बात आती है प्रॉफिट की, जैसे कि कोई चीज़ बनाने के लिए 1000 रुपीज़ लगे, जिसपे जो कॉस्ट थी एक तरीके से वो 800 रुपये थी, तो हमारे लिए प्रॉफिट क्या कहलाएगा? 200 रुपीज़। कोई भी कॉस्ट मतलब कि कोई भी पैसा जितना मेरे पास आया उसमें से एक्सपेंसेस जितने हो गए उसको हम हटा देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल के 1000 रुपीज़ का रिवेन्यू आया जिसमें से 800 रुपये उसको टोटल एक्सपेंस लग गया उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो 200 हम लोगों के लिए क्या कहलाया जाएगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट से आता है और जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर हम लोगों के एक्सपेंस हुए होंगे ना, हम वो डिडक्ट करते हैं। सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि पावर हो गया, फ्यूल हो गया, वेजेस हो गए, ये सारे खर्चे डिडक्ट करते हैं हम इसके अंदर। इसके अलावा कोई और खर्चा हम डिडक्ट नहीं करेंगे। जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर हम लोगों के खर्चे होंगे, यानी कि कोई भी जो भी डायरेक्ट कॉस्ट हम लोगों का होता है वो हम लोग क्या करते हैं? अपने रिवेन्यू, जो भी सेल से हमारे पास रिवेन्यू आया उसमें से उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो उससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट मतलब होता है टोटल खर्चे हम अपने हटा देते हैं, जितने भी हमारे पास इनकम जनरेट हुई है उसमें से जो टोटल खर्चे हम लोग हटा देते हैं उससे हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। बेसिकली हमारे लिए एक्चुअल होता है कि फर्म ने कितना पैसा कमाया है, कितना प्रॉफिट उसने जनरेट किया है, ठीक है। क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसके अंदर हम लोगों ने सारे एक्सपेंस डिडक्ट नहीं करे होते। सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिडक्ट नहीं होती क्योंकि हम लोगों के लिए डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये सब भी डिडक्ट करते हैं, जिसके बाद हम लोगों के पास प्रॉफिट बचता है जिसका नाम होता है नेट प्रॉफिट। अब बात आती है गेन की। अब प्रॉफिट गेन, सबसे पहले तो प्रॉफिट और गेन में फ़र्क क्या होता है? प्रॉफिट तो हमारा डायरेक्टली हो गया कि जिस गुड्स एंड सर्विसेज में एक बिजनेस डीलिंग कर रहा है उस पर जो उसको फ़ायदा हुआ उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन गेन मतलब क्या होता है? बिजनेस में कोई मशीनरी आई, मान लो 10 लाख रुपीज़ की, इस पे लगा डेप्रिसिएशन।
अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, अभी एक जस्ट एक हिंट दे देती हूँ। जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू में फॉल आता है, मान लो कोई मशीनरी 10 लाख की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हुआ, उसकी एसेट्स फॉल हो गई, ठीक है, मान लो 1 लाख का इस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो अब मशीनरी कितने की रह गई, 9 लाख रुपीज की। अब हर साल क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन लगता रहता है। अब उसके दो मेथड्स है, वो हम आगे अकाउंटिंग टर्म्स में सीखेंगे। बस अभी के लिए याद रखना, मशीनरी हम लोगों ने 10 लाख की ली, जिसपे 1 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब हमारी जो मशीनरी थी वो कितने की रह गई, 9 लाख की। मानो आगे आगे फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगता चला गया, तो अब ये मशीनरी की वैल्यू बची सिर्फ 5 लाख रुपीज़। लेकिन अब हमें ये मशीन क्या करनी थी, सेल। हम लोगों ने मशीन सेल करी और मान लो मशीन सेल कर दी हमने 7 लाख रुपीज़ में। मशीन की वैल्यू जो बची थी सिर्फ 5 लाख रुपीज़ बची थी, लेकिन जो मशीनरी है वो सेल कितने में करी हमने, 7 में। वैल्यू थी 5 लाख, बची थी 5 लाख, लेकिन बेची 7 लाख में। तो जो ये 2 लाख रुपीज़ है, ये हम लोगों के लिए क्या कहलाएगा, गेन। बेसिकली फर्म का काम नहीं था मशीनरी को सेल करना, वो मशीनरी से बने हुए प्रोडक्ट्स को सेल करती थी। बट अगर कुछ भी मशीन में दिक्कत आ गई और उन्होंने वो मशीन को सेल कर दिया, और उस पर जो मुनाफा होगा उसको हम गेन बोलते हैं, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट वर्ड हम जब यूज़ करेंगे जब उस मशीनरी से प्रोडक्ट, जिस पे बेसिकली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग डीलिंग करते हैं, अगर उस पर कोई फ़ायदा होगा तो हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन जिस गुड्स एंड सर्विसेज पे फर्म डील नहीं करती, उस पर अगर कोई मुनाफा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, गेन। अब बात आती है लॉस की। लॉस मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बनाने में 1,000 रुपये मतलब इसमें बनाने में 1,000 रुपये आए, लेकिन हमें मिले कितने, सिर्फ 800 रुपये। कोई चीज़ बनाने में 1,000 रुपये लगे, लेकिन उसमें हमारे पास रिसीव कितने हुए, सिर्फ 800 रुपये। तो एक बात बताओ, किसी चीज़ में एक्सपेंस आया 1,000 रुपये, लेकिन हमारा जो रिवेन्यू वो आया सिर्फ 800 रुपये, तो उस केस में हम लोगों के लिए 200 क्या कहलाएगा, लॉस। जहाँ पर हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट क्या हुआ है, कम, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। अब आगे के अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।